तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक बुनियादी बातें हमने सीखी। पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। जनरली जो इक्वेशन होगा वो आपका डिग्री 2 का होगा, विच इज़ कि x का पावर 2 होगा, और इससे बड़ा नंबर अगर मान लो ए एक्स क्यूब ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो वो जनरल फॉर्म उसका नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ही नहीं। उसके बाद ये इक्वेशन जब हमने सीख लिया तो उसके नेक्स्ट टॉपिक हमने सीखा कि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये दोनों ही मेथड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इस इक्वेशन का हम करेंगे क्या। हमें चाहिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है ना, इस x की कुछ एक वैल्यू होगी। इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इतना जो भी भागदौड़ कर रहे हैं ना, या जो भी मेथड्स सीख रहे हैं, उनकी सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें यही बताती है कि ये सारे मेथड्स इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल x फाइंड करने की सारी मशक्कत हो रही है। पहला क्या था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। चीज़ें रिकॉल करते करते है ना, चैप्टर जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को लेकर बढ़ते हो तो हमेशा है ना, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते ही पिछले को थोड़ा सा एक ब्रशअप कर जाओ। इससे क्या होगा कि चैप्टर खत्म होते होते पुराने जो टॉपिक्स है ना आपके दिमाग से वो धुंधला नहीं होगा। यही रीज़न है कि तीसरे टॉपिक पे जाने से पहले हम पिछला जो कुछ है ना उसको हल्का रिकॉल कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हो रहा था कि आप इस तरीके से चीज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो इक्वेशन था जहाँ पे आपको सोल्यूशन ऑफ एक्स कुछ मिलता था, ठीक है, प्लस और माइनस में या किसी भी तरीके से एक्स का वैल्यू आपको निकल के सामने आता था। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट मेथड आया जो कि था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर को क्यों लाया गया, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, आपका सोल्यूशन या रूट्स निकल के आ रहे थे उस इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों लेके आए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसलिए लाया गया क्योंकि कई बार ऐसा होगा इक्वेशन फैक्टराइज करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो निकल के आएंगी और प्रोडक्ट वैल्यू जो होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला। सेकंड चीज़, इक्वेशन जब इस तरीके से दिया गया हो जिसका फैक्टराइजेशन करने में रूट्स में जाना पड़े आपको, वो कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं। इस रीज़न से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लाया गया, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे नोटेशंस हमने देखे थे, जो कि था एक 2x 2fx सॉरी, एंड दूसरा था एफ स्क्वायर प्लस ई। पिछले वीडियोस जाके आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इन दोनों के इस्तेमाल से आपका इक्वेशन क्या बन रहा था, सॉरी, एक्स प्लस एफ दी होल स्क्वायर प्लस ई इक्वल्स टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में जैसे आप पुट करोगे एफ और ई की वैल्यू तो आपको एक्स की वैल्यू रूट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, अब ये तीसरा कौन सा टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन के रूट्स निकालने से पहले ही है ना आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो रूट्स आएंगे वो किस तरीके के रूट्स होंगे। पॉजिटिव रूट आएंगे, नेगेटिव रूट आएंगे, या दोनों ही रूट x1 और x2 जो निकल के आ रहा है हमारे सामने वो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होंगे या दोनों ही सिमिलर नंबर होंगे। ये एक तरीका होता है जिसको कि हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक हमारा यही होने वाला है, नेचर ऑफ रूट्स। किसके, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक और टर्म यहाँ पे याद रख लीजिए जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या चीज़ है, ये इसको डिनोट करेंगे डी से, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, इस बी से आएगा, 4ac ए और सी यहीं से आएगा, ठीक है। इसके इस्तेमाल से अगर देखिए डी जब भी आप सॉल्व करेंगे ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वैल्यूज को निकाल के, तो डी या तो आपका पॉजिटिव आ सकता है, या ज़ीरो आ सकता है, या नेगेटिव।
इन तीन वैल्यूज से अलग कोई वैल्यू आज तक ना कोई बना है ना कोई बना पाएगा, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज आपके आएंगे ही आएंगे। तो रैंडमली अगर कोई भी एक आता है तो उसका क्या मीनिंग होता है उसे ही हमें देखना है यहाँ पे। अगर इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए गए जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। सिंपल सी चीज़ है, ये रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल की मतलब इसका क्या मीनिंग क्या है ना, आपका x1 इज इक्वल टू x2 होगा या नॉट इक्वल्स टू होगा। डिस्टिंक्ट का वर्ड, जो डिस्टिंक्ट वर्ड है ना, इसका मीनिंग है कि उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है जो थोड़ा हटके है। तो हटके का क्या मतलब होता है कि सिमिलर होंगे या डिसिमिलर, ये जो होगा ना, ये अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और रियल इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर 1 आपका मैथ्स का जो नंबर्स वाला चैप्टर था, रियल नंबर्स वगैरह, उसमें आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर किसको कहते हैं। सिंपल एक क्लासिफिकेशन अगर मैं ऊपर ऊपर से मोटा मोटी बता दूं आपको, नंबर्स है, नंबर्स में रियल और इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसको कि आई से हम डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगर आपको याद हो। रियल नंबर और इमेजिनरी के बीच में क्या डिफरेंस है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको कि आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके चल सकते हो, जैसे कि -1, -2, -3, 0.7, 0.8, 1.3, ऐसे कोई भी नंबर जिसको कि आप एक नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं उसके ऊपर रिप्रेजेंट अगर कर सकते हो, आप ड्रॉ अगर कर सकते हो, दैट मीन्स कि द नंबर इज रियल। इमेजिनरी का वैल्यू जो होता है वो होता है आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। अब रूट -1 को मुझे बताना तो ज़रा कहाँ पे इसको मैं प्लेस करूँ, नहीं प्लेस कर सकता। तो ये जो नंबर होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको 11th-12th में आएंगे, बट अभी के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है कि डी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, दैट इज कि x1 और x2 अलग अलग इंडिविजुअल नंबर्स होंगे। उसी तरीके से अगर डी अगर नेगेटिव निकल के आया, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। तो इक्वल से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपका x1 है दैट इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये जो पॉसिबिलिटी है ये फाइनल पॉसिबिलिटी है कि d इक्वल्स टू 0 हो सकता है। इन केस d इक्वल्स टू, मिस्टेक कुछ कर रहा हूँ, सॉरी, d इक्वल्स टू 0 पे आपका, इसको कटिंग करते हैं यहाँ पे, d इक्वल्स टू 0 के लिए रूट्स आर इक्वल एंड रियल होते हैं, ठीक है। d लेस देन 0 होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि d लेस देन 0 मतलब ही इमेजिनरी नंबर्स आना होता है। तो जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो रियल रूट्स आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कोई भी x1 x2 निकल के आएगा नहीं। सिंपल सी चीज़, जब d लेस देन 0 आपको आंसर में मिल जाए, जैसे ही आप इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे ना, तो आपको आगे रूट्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो नेचर ऑफ रूट्स वाला ये जो भी टॉपिक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही अगर आपको मालूम है कि d लेस देन 0 आ रहा है, तो आप आगे क्यों सॉल्व करेंगे? या अगर आपको पता है d इक्वल्स टू 0 आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 होना है, तो जब आप सॉल्व करने के बाद अगर आपने मिस्टेक किया होगा इक्वेशन में को, जब आप जैसे जैसे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 आपका आएगा नहीं। बट आपको पता है कि d इक्वल्स टू 0 था, तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने कहीं कुछ मिस्टेक किया है। तो ये क्या है कि हेल्प करता है आपको वहाँ पे आपके इक्वेशन में से आंसर जो आने वाला होगा उसको वेरीफाई करके आपको बताने के लिए कि ये राइट आपने सॉल्व किया है या रॉन्ग। अच्छा, इसी बीच एक और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप किसी भी इक्वेशन में उठाकर डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड नहीं बोला गया है ना,
तो स्ट्रेट एक जनरल फॉर्मूला है विच इज quadratic formula is equal to minus b plus or minus of root d divided by 2a। ये फॉर्मूला याद रखिएगा इसको, ठीक है। रूट डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। जब भी हम रूट लेते हैं, जैसे यहाँ पे -1 लिया, इसको रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, वैसे ही डी नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप स्पेसिफिक मेथड, अगर आपको नहीं बोला गया है, स्ट्रेट ये फॉर्मूला डालिए, आपको x1 और x2 ये इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्यों यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो हमने फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड में जो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? 2x² + 5x + 3 का फाइंड द रूट्स। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, क्योंकि पावर यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है। तो ऐसे में क्या करना है हमको? अभी सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बट उससे पहले डी जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? b² - 4ac। b यहाँ पे क्या है? 5² - 4, a कितना है? 2, c कितना है? 3, 25, 4 2 8, 8 3 24, -24 विच इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू 1 मतलब कि ग्रेटर देन 0 हुआ। अगर d इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि रूट जो इसका निकल के आएगा क्या है? यहाँ पे रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अगर रूट आर डिस्टिंक्ट एंड रियल और d ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि क्या मैं ये डिस्टिंक्ट फॉर्मूला जो है मेरे सामने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ। तो ऐसे मामलों में क्या होगा? मेरा x क्या निकल के आएगा? माइनस ऑफ b क्या है? 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2, a कितना है? 2, ओके। तो -5 प्लस और माइनस 1, दैट मीन्स कि -5 प्लस और माइनस डायरेक्टली 1, रूट 1 होता है और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो x1 मेरा कितना होगा? इस x का एक वैल्यू जो निकल के आएगा वो कुछ ये होना चाहिए, -5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1। तो एक तो मुझे वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू -1। दूसरा कौन सा आएगा? x2 इज इक्वल टू -5 - 1 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू -6/4। कितना होगा? -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/2। पहला फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड हमने सीखा था उसमें न्यूमेरिकल यही था, और इसी को सॉल्व करके वहाँ पे भी देख लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको -1 एंड -3/2 ये दो ही आपका सोल्यूशन निकल के आया था। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इनकेस आपको एक्सरसाइज कोई भी सॉल्व करना हो, उन सभी में यही 2-4 फॉर्मूलेज हैं या मेथड हैं जिनकी मदद से ना आप सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है।